हेलो एवरीवन। तो तुम्हें मैं बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट में से। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वन, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको बताना है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मीनिंग पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो नेचर अपने आप बन जाएगा, नेचर ऑटोमेटिक बन जाएगा अगर डिफरेंस पता होगा तो। ठीक है। इसमें मेन ये है। और उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेसिक पता होने चाहिए। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आएंगे वो। देखो, ये आ गए हैं स्टेजेस। इन स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। ये प्याजे वाले नहीं है, कॉग्निटिव वहाँ पे बाद वाले नहीं है ये। और आपको ये वाले बेसिक वाले पता होने चाहिए। प्लस में जो भी क्वेश्चन अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड पूछा जाएगा उसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम 4-5 लाइनें अच्छे से कर लो कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतना बहुत है। उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके बाद जो ज़रूरत है वो है स्टेजेस हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें पता होने चाहिए 5-5 पॉइंट सबके पता होने चाहिए। आस्पेक्ट अगर पूछता है, वैसे जनरली नहीं पूछता बट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें 8 नंबर के क्वेश्चन में कुछ बढ़ा के लिखना है तो यू हैव टू राइट डाउन आस्पेक्ट्स। तो ये पता है तुम्हें। फिजिकल आस्पेक्ट, फिजिकल में दो आते हैं। ठीक है। फिजिकल में कौन से आते हैं? दो, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ठीक है। फिजिकल, उसके बाद सोशियो, फिर इमोशनल, फिर सोशल, उसके बाद सोशल इमोशंस में एक भी डाला हुआ है, सेंसरी, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, ये सब पता होने चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल का मैं बता चुकी हूँ। उसका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट 7-8 हैं क्वेश्चंस, मैं ये भी बता चुकी हूँ कैसे आते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा नहीं है प्रिंसिपल में, या एक मतलब प्रॉपर एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा डेवलपमेंट है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, फिर आपको बताना चाहिए हेरिडिटी क्या है, फिर आपको बताना चाहिए एनवायरनमेंट क्या है, फिर आपको बताना चाहिए इन दोनों का थोड़ा सा हमेशा डिबेट चलता है कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आपको हेरिडिटी का भी रोल बताना है और एनवायरनमेंट का भी बताना है। हेरिडिटी का थोड़ा सा नैरो रोल है बट एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। उसी को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए तुम बता दोगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट डालता है। जैसे देखो यहाँ पे ये है आपका बायोलॉजिकल, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, एक्सपोजर टू ड्रग्स हो गया, मैटरनल स्ट्रेस हो गया। ठीक है। और एनवायरनमेंट में फैमिली एनवायरनमेंट, मीडिया, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, ये सब आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी मैंने तुम्हें बता दी कि तुम थोड़ा सा बता दोगे कि कई लोग कहते हैं कि जो हेरिडिटी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, कोई कहता है एनवायरनमेंट। बट ये दोनों इंटर रिलेटेड है आपस में, क्योंकि अगर भाई दोनों का इंपॉर्टेंस है तो तुम्हें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ कोई ज़्यादा डीपली ये नहीं पड़ेगा कि तुमने किसके बारे में क्या बोला है। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी पिक्चर टेढ़ी है, तुम भी ऐसे करके देख लेना। मेथड्स हैं। ठीक है। मेथड्स इजी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं लास्ट वाली स्लाइड में बता देती हूँ तुम्हें कौन कौन से मेथड है। ठीक है। एक सेकेंड इसमें बता देती हूँ जी। तो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट कौन सा होता है ये भी तुम्हें बता रखा है मैंने। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग। ठीक है। रिफ्लेक्टिव डेली डायरी और जर्नल राइटिंग ये है। ठीक है। उसके बाद है आपका केस स्टडी। ठीक है। फिर है आपका केस स्टडी। केस स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड। फिर है इंटरव्यू, और सबसे ज़्यादा केस स्टडी ही डीप है और इंटरव्यू डीप है, बाकी दोनों तो वो नॉर्मल है। ठीक है। तो इनमें से 2-3 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क। ये तुम्हें अच्छे से याद करके रखनी है कि डेवलपमेंटल टास्क के जो स्टेजेस हैं वो, और मैंने जब मैं क्लास लेती हूँ उसमें भी तुम्हें बताया हुआ है। यहाँ पे 2-3 लाइनें हैं जिसको बेस करते हुए ही वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है। अगर बच्चा सेटिस्फाइड होता है तो वो कौन सी डेवलपमेंट होती है, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो जो डेवलपमेंटल टास्क होती है, तो फिर बताना होता है कि क्या डेवलपमेंटल टास्क है। फैक्टर अफेक्टिंग पता होनी चाहिए, ये सिमिलर है लगभग में, बट इसके स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेजेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। उसका रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स देखो,
रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स में आपको क्या करना है, बेसिक, ठीक है, ये सब में आएगा, ये सब में आएगा, ये सब में आएगा, सिक्योर एनवायरनमेंट सब में आएगा, बिकमिंग अ रोल मॉडल सब में आएगा, ठीक है, सेंस इंडिपेंडेंस हर किसी में नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन भी हर किसी में नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी देना हर किसी में आएगा। तीन चार हैं जो कॉमन रहेंगे, बाकी अलग अलग में जिस जिस तरीके का डेवलपमेंट है उस तरीके के रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर आपको लिख देने हैं, ठीक है। यूनिट 2 पे आते हैं। हाँ जी, तो यूनिट 2 में अब हमें देखना है कि क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्ले, ठीक है, प्ले क्या होता है। प्ले सबको पता है कि क्या होता है ना। प्ले की इम्पोर्टेंस, प्ले की डेफिनेशन, डिफरेंट सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड डेफिनेशन करनी है, सिंपल सी डेफिनेशन कर लो, ठीक है। तो डेफिनेशन प्ले की, और आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेजेस पता होने चाहिए, बट स्टेजेस कभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट चिल्ड्रंस पे, बच्चे के खेल को प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो उसमें फिजिकल हेल्थ, सेक्स और जेंडर, हर किसी, जितने भी टॉपिक हैं सबके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लगभग सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है टाइप्स ऑफ प्ले, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्ले में बेसिस, तीन तरीके के तो बेसिस हैं, उसके बाद अलग अलग कौन से, सॉलिटरी, पैरेलल, सिंबॉलिक, कोऑपरेटिव, ठीक है। और इनमें से ही आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये तीन तो बेसिस हैं, ये तीनों, और ये मेन है। ये तीन बेसिस तो कोई पूछेगा भी नहीं, बट जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का अगर, तो तुम इसे थ्रू फ्लो चार्ट यू कैन डिफाइन, और ये वाले डीपली पूछे जाते हैं, तुम्हें पता होने चाहिए अच्छे विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट रोल ऑफ प्ले, प्ले का रोल किसी भी डेवलपमेंट में कैसा होता है, उसके लिए हमें बहुत सारी देखो, ये तुम्हारी बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट से क्या होता है, ये दोनों चीज़ें होती है, लैंग्वेज से क्या होता है, ये तीनों चीज़ें होती है, सोशल से क्या होता है, ये होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर प्ले इंक्लूड किया जाए तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब बता दिया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि प्ले एक्टिविटीज़, कौन कौन सी प्ले एक्टिविटीज़ हैं किस किस डोमेन के लिए, सेंसरी के लिए कौन सी है, लैंग्वेज के लिए कौन सी है, इनमें से ही एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर लो। ये डाल के कि जैसे सेंसरी है तो इसमें वाटर प्ले आएगा, इसमें सैंड प्ले आएगा, इसमें क्ले वर्क आएगा, ठीक है। ये तुम्हें एक्टिविटीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। अब प्ले का रोल बताना है एजुकेशन में, अपने आप भी लिख सकते हो इसे, कभी पेपर में स्पेशली नहीं पूछा जाता, पर अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं मिल रहा तो ये भी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा बना के करने की ज़रूरत नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बनाने के नंबर नहीं मिलते हैं। अगर फ्लो चार्ट अच्छे से होगा, नीट एंड क्लीन पेपर होगा, अच्छे से हाइलाइट्स करके पॉइंट्स होंगे, सही पॉइंट्स होंगे तो हाईलाइटेड होंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दो, पेज भरना नहीं है, कंटेंट अच्छा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप प्ले एक्टिविटीज़, हर एस्पेक्ट की, हर एक्टिविटी की दी हुई है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। वहाँ से तुम्हें एक्टिविटी मिल जाएंगी इस पेज से, कि यहाँ से हम, मुझे एक्टिविटी देखनी है कौन सी है, फिर तुम उसे अपने तरीके से भी मैं एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चल जाएगा, एक्टिविटी का नाम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम है, ये वाली भी और वो वाली भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसका मेन यही है, सबसे ज़्यादा मेन यही है। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस, स्टेजेस का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस एज में क्या डेवलप हो रहा है, ठीक है। बच्चे के कौन मसल्स, बोन्स कितने डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे कभी स्टेजेस वाइज पूछते नहीं है, जनरली जो क्वेश्चन आता है इनका कि फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को कैसे हम, रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर आ जाता है, या ये आ जाता है कि ये दोनों क्या हैं और इनसे कौन सी एक्टिविटी से हम कौन सा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, वही फाइन और ग्रॉस मोटर, जो एक किससे आया है, फिजिकल मोटर सेम होता है। इनमें भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कब किस एज में बच्चा कितना कर पाता है, ये मेन होता है इसमें, सभी स्टेजेस में यही है और कुछ नहीं है। बाकी एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए देखो, ठीक है, कब कब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसमें देखो मेनली जो यहाँ पे देखो तुम्हें क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, फ्री एक्टिविटी दैट मे सीन टू रिलेटिवली पर्पसलेस अफेक्ट्स एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट पर्सनालिटी, कि हम बच्चों की, देखो कि हम बच्चों की, जो ये वाला क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि प्ले, हम बच्चों की पर्सनालिटी में फ्री प्ले कैसे इंपॉर्टेंट है, उसे तुम फिर प्ले का इंपॉर्टेंस बता दोगे सारा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट क्या है
और फाइन और मोटर डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स कभी नहीं आते हैं बट एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें वो एक पूरा सेंटेंस दे के भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए। प्ले के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा प्ले होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा हुआ है। तो ये इसमें से इजी क्वेश्चन आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना, जितना आता है उसको अच्छे से करना। अब फिर आता है सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, टाइप ऑफ इमोशंस क्या होते हैं, और इमोशन डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। 4 5 6 7 8 लाइनें तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या होता है। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, और इससे रिलेटेड जो मैंने तुम्हें बताया रखा है वो थ्योरी। ठीक है, अब इमोशनल डेवलपमेंट इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे होता है, मतलब इमोशंस बच्चे के किस एज में किस तरीके से डेवलप होते हैं, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो जो हमने पीछे किया है उनमें 2 4 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके तुम्हें पता होने चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग, ये भी ईजी है क्योंकि सब आपस में रिलेटेड हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद इसका मेन आता है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इससे एमसीक्यू भी निकलता है, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स सेम, जो पहले था उसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट में भी पियाजे ने भी थ्योरी दी है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 3 नंबर का, तो यू शुड नो अबाउट इट। 2 बता रखी है मैंने, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। लॉरेंस कोलबर्ग, ये थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, इसमें से बहुत ज़्यादा कोई बहुत पक्का पक्का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं और इसके कितने 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, समझना है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, एमसीक्यू भी आता है इससे, और इससे 5 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, या ये भी पूछ सकते हैं कि एरिक्सन की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी के एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो जो रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स हैं उन्हीं को ही तुम उसमें डाल सकते हो, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में। ठीक है, फिर आता है आपका, ठीक है ये यूनिट भी खत्म। यूनिट 4 बहुत बार रिपीट कराई हुई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मेटा कॉग्निशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जनरल पता होनी चाहिए। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा तो प्याजे की थ्योरी, जो तुम्हें 10,000 बार करा रखी है मैंने। पहले इसकी लर्निंग प्रोसेस आती है, जिसमें एजमलेशन, स्कीमा, एजमलेशन, अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, फिर अकोमोडेशन आता है। ठीक है, लास्ट में अडेप्टेशन आएगा। अडेप्टेशन इज इक्वल टू एजमलेशन प्लस अकोमोडेशन। ठीक है, और लास्ट में फिर आता है इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। उनको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेजेस आती हैं इसकी 4, इन्हीं से ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं फॉर श्योर। इसी से ही एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं, जैसे पिछली बार मैं तुम्हें बताया था कंजर्वेशन का आया था। तो यहाँ पे से तुम ये कंसेप्ट, जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन वाली स्टेज है, यहाँ से तुम कंजर्वेशन निकाल सकते हो। मैंने कंजर्वेशन ऑनलाइन भी तुम्हें भेज दिया था एक बार। ठीक है, कि कंजर्वेशन को कैसे लिखना है, दोबारा बता दूंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, वो कर लेना। ठीक है, पूछते हैं। उसके बाद वाइगॉस्की की सोशल डेवलपमेंट, ये भी आती है, 8 नंबर में कभी नहीं आती है लेकिन 3 नंबर में 100% आती है, और इससे तुम्हारा एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। प्राइवेट स्पीच, सोशल इंटरेक्शन, साइलेंट स्पीच, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कभी पैडागोजिकल टेक्निक के बारे में पूछा जाता है तो कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग, इन दोनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि किसने दी है, ये वाइगॉस्की ने दी है। ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी इसमें दे रखी हैं, कभी ऐसे आया नहीं है बट तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। जब वाइगोस्की की थ्योरी बताओगी तो तुम्हें एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी इजीली पता चल जाएंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, क्यों इन्होंने ही, मतलब वाइगोस्की ने ही प्ले का इंपॉर्टेंस भी बहुत बताया था कि बच्चे के डेवलपमेंट में प्ले का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्ले के थ्रू ही वो सोशल इंटरेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये 4th यूनिट भी खत्म। जी, अब आता है 5th यूनिट की बात। 5th यूनिट में भाई सबसे पहले आपका आ जाता है पर्सनालिटी। आपको पता होनी चाहिए पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी का डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर आस्पेक्ट पता होने चाहिए किस किस चीज़ से
किस किस एस्पेक्ट से मिलकर पर्सनालिटी बनती है। फिर आपको इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, कैसे इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे बनती है, रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स क्या होगा इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में, कैसे इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात आती है तो रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम पर्सनालिटी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं हमारे, या कोई हमारे बैड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ही मतलब अपने अवगुणों को बचाने के लिए ही हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म पूछ लेंगे एमसीक्यू में, और फिर एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इट सुपर ईगो और ईगो, इन तीनों की बात भी कही जाती है। और ये दिया किसने है? ये मिस्टर फ्रूड ने दिया है। ठीक है, ये थ्योरी छोटी सी थ्योरी है, बहुत डीप है, बट तुम्हारे में इतना मेंशन नहीं है। फिर रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है, तीन जो तुम्हारे वो 4 तरीके के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताई है कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है, तो तुम उनके चारों के नाम लिख के फिर एक कॉमन से भी ट्रेट्स बता सकते हो। और उसके बाद रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स बताना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड करने में कैसे हेल्प होगी या कैसे करेंगे टीचर्स, तो यही वाले पॉइंट्स लिखने हैं, तुम्हें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद आता है आपको हैबिट। हैबिट क्या होती है, हैबिट बनती कैसे है, बैड हैबिट कौन सी होती है, गुड हैबिट कैसे होती है, बैड हैबिट्स को डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है, ये सब लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पहले आ चुका है। सेल्फ इमेज, सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सेल्फ कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ, अपने बारे में जानना, अपने बारे में एक अवधारणा बना के रखना, वो सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ इमेज की हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, वो सेल्फ इमेज है। सेल्फ एस्टीम के मैं अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं उनके तहत अपने आप में कितना विश्वास रखती हूँ, वो सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट दे रखे हैं, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कोई अपने आप की अवधारणा ये बनाता है कि आई एम द बेस्ट, और कुछ कोई ये बनाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना, बेसिक रस्ट्रैंग ने 4 तरीके की बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। पहला है सेल्फ कंसेप्ट, फिर है टेम्परेरी सेल्फ कंसेप्ट, फिर है आइडियल सेल्फ कंसेप्ट, और फिर है सोशल सेल्फ कंसेप्ट। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। रुथ स्ट्रैंग ने बताया है कौन सा सेल्फ कंसेप्ट, बेसिक। बेसिक मतलब जो हम अपने बारे में सोचते हैं। टेम्परेरी, जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेते हैं अपनी अवधारणाएं। आइडियल, हम किसी की तरह बनना चाहते हैं और हम उसकी तरह बिहेव करते हैं। उसकी तरह बनने के लिए हम जैसा वो काम करता है, जिस तरीके से हमने उसकी बायोग्राफी में पढ़ा है, उसी तरीके से हम ये रिएक्ट करने लग जाते हैं। सोशल सेल्फ कंसेप्ट, सोसाइटी में दिखाने के लिए हम वैसा बिहेव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा बिहेवियर होता है या हमारा अपने बारे में सोच होती है वो अलग होती है। तो ये 4 तरीके के सेल्फ कंसेप्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स के हेल्दी आइडेंटिटी, मतलब खुद के बारे में बच्चे अच्छे से जान पाए, उसमें टीचर और पेरेंट्स का क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ के बारे में भी दिया हुआ है कि जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के परसेप्शन से रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने आप की इमेज बनाते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो उसे ही हम सेल्फ इमेज कहते हैं। तो उसमें फिजिकल भी आता है, मतलब हमारा अपीयरेंस, और साइकोलॉजिकल भी आता है, हमारी फीलिंग्स, इंटरेक्शन हमारा फैमिली के साथ, पीयर के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, आइडियल सेल्फ मैंने तुम बता दिया। आइडियल सेल्फ का मतलब कि हम किसी को भी अपना आदर्श मान लेते हैं और उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 3 नंबर का, 2 नंबर का, या 6 नंबर 8 नंबर का भी, कि स्टेप्स बताओ कौन से ऐसे हैं जिनसे हम हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप इसमें आ जाएंगे, ये वाले 178 पेज नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया हुआ सेल्फ कंसेप्ट क्या है। सेट ऑफ बिलीव्स, विश्वास, विचार और अपनी फीलिंग्स जो हम अपने आप के लिए रखते हैं, खुद के लिए रखते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? जजमेंट, जो हम अपने लिए बनाते हैं अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का, और हमारे अंदर वो आ जाता है, विश्वास आ जाता है। सेल्फ इमेज, हमें अपने बारे में पता होता है, ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, जो भी हमारे बारे में है, और हम उसकी अपने अंदर जो भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हमने उसकी एक इमेज बना रखी कि मैं इस तरीके का हूँ, दिस इज सेल्फ इमेज। लेबलिंग का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर बता देती हूँ, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना अलग अलग तरीके से और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना, तो वो है लेबलिंग। फिर आता है लाइफ स्किल एंड एजुकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। WHO के अकॉर्डिंग 10 तरीके की लाइफ स्किल बताई गई हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी पूछते हैं कि कौन सी लाइफ स्किल है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप बताओगे सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तुम छोड़ सकते हो कोई सी भी छोड़ देना जो तुम्हारा मन करे, जो भी लिख दोगे उसमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ स्किल की? क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, हाई सेल्फ स्टीम में हेल्प करती है। यही आता है वैसे लाइफ स्किल का कि भाई जो लाइफ स्किल्स हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो बताओ। तुम 10 के 10 बता दो, उसमें से जितनी पूछी उतनी एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स टू एनहांस लाइफ स्किल्स को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। तो कौन से क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं तुम्हें? डिबेट, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, सिचुएशन एनालिसिस एंड केस स्टडी, रोल प्ले, स्टिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन। ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ में आया हो ये सब। फिर भी तुम्हें कोई भी कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं लगती है, तुम्हें लगता है मुझे ये समझने की ज़रूरत है, तो तुम लोग मुझे मैसेज डाल देना। मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगी कल, आज, जैसे भी तुम बोलोगे, जितने बजे भी बोलोगे, और उस क्लास में तुम अपने डाउट्स मेरे से पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू।